प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जैसा कि हम भाषा टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, जहां हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के संबंध में पढ़ चुके हैं। अब हमें आधुनिक भारतीय भाषाओं के संबंध में अध्ययन करना है, किंतु हम सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के संबंध में चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल उन्हीं भाषाओं की चर्चा करेंगे जिन भाषाओं को मिलाकर हमारा हिंदी भाषा परिवार बनता है। तो आज का हमारा मुख्य रूप से टॉपिक है हिंदी भाषा का उद्भव व विकास। एक प्रकार से देखा जाए तो जहां हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से हमने प्रारंभ किया था, हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह एक भाषा का क्रम है। संस्कृत के पश्चात पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके पश्चात जो अपभ्रंश के विविध रूप हैं, उससे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। और उन्हीं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में से कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनको मिलाकर हमारा हिंदी भाषा परिवार बनता है। किन भाषाओं को मिलाकर हमारा हिंदी भाषा परिवार बनता है, या यूँ कहें कि हिंदी भाषा परिवार में कौन कौन सी उपभाषाएं और बोलियां आती है, तो ये हम प्रारंभ में एक चार्ट के द्वारा पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि हिंदी कहते किसे हैं। तो हिंदी के 3 प्रकार के अर्थ प्रचलित हैं। हम यहाँ तीनों ही अर्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक तो हिंदी भाषा का वह रूप है जो खड़ी बोली को मानक रूप देकर राजभाषा के रूप में मान्य किया गया है। अर्थात खड़ी बोली हिंदी को मानक रूप देकर संविधान द्वारा जिसे राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, वह हिंदी है। यह हिंदी का सबसे संकुचित या सीमित या यूँ कहें सबसे छोटा अर्थ है, जहाँ सिर्फ एक बोली को ही हिंदी का नाम दिया गया है। कौन सी बोली? खड़ी बोली। खड़ी बोली को एक मानक रूप, उसका मानकीकरण करके संविधान द्वारा उसे मान्यता दी गई है, राजभाषा के रूप में उसे स्वीकार किया गया है और यही हिंदी कहलाती है। यह तो हुआ हमारा हिंदी का पहला अर्थ, जो कि सबसे छोटा और संकुचित अर्थ है। अब हम बात करते हैं भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। जॉर्ज ग्रियर्सन, जो कि भाषा वैज्ञानिक हैं, भाषा वैज्ञानिकों ने माना है हिंदी को 2 भागों में विभक्त किया है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, यानी 2 उपभाषाएं ही शामिल की है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। और इन दोनों उपभाषाओं की 8 बोलियों के समूह को हिंदी नाम दिया गया है। ये हुआ हमारे हिंदी का दूसरा अर्थ, जहां भाषा वैज्ञानिकों ने पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी और इन पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की 8 बोलियों के समूह को हिंदी का नाम दिया है। और तीसरा अर्थ हमारे हिंदी का लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के अनुसार। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने जो हिंदी परिवार में किसे शामिल किया है, 5 उपभाषाओं को और 17 बोलियों को मिलाकर हिंदी का नाम दिया है। यहाँ हमें हिंदी के 3 अर्थ देखने को मिल रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। एक अर्थ तो हिंदी का यह लिया जाता है खड़ी बोली। खड़ी बोली जिसे मानक रूप देकर संविधान द्वारा राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप सब सुन रहे हैं और जो सामने लिखा हुआ है, जो हमारे पाठ्यक्रम की भाषा है, जो हमारे समाचार पत्रों की भाषा है, जो हमारे राजकाज की भाषा है, जो हमारी सरकारी भाषा है, वह क्या है? हिंदी। ये है सबसे संकुचित और छोटा अर्थ। दूसरा अर्थ आता है भाषा वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से। भाषा वैज्ञानिकों ने पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी और इनकी 8 बोलियों के समूह को हिंदी की संज्ञा दी है। तो ये है हमारा हिंदी का दूसरा अर्थ, जो भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार है। और तीसरा अर्थ है हमारा हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के अनुसार, जो सबसे व्यापक अर्थ माना जाता है हिंदी का।
हिंदी का सबसे व्यापक अर्थ है हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के दृष्टिकोण से, जिसमें 5 उपभाषाएं और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली 17 बोलियों के समूह को हिंदी का नाम दिया गया है। तो हिंदी के उद्भव को जानने से पहले हमें हिंदी के इन तीनों अर्थों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मन में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए जब हम हिंदी का उद्भव और विकास पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने तीनों हिंदी के अर्थ देखे कि हिंदी के 3 प्रकार के अर्थ हैं। अब हम देखते हैं, ये हमें पता है कि सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से। तो हिंदी का भी जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से। अब बात करते हैं अपभ्रंश के किस रूप से हिंदी का जन्म हुआ है। अब जो सामने लिखा हुआ है आप उस पंक्ति पे ध्यान दीजिए। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, जो कि मानक राजभाषा है। यानी जब हम हिंदी के सबसे छोटे और संकुचित अर्थ की बात करते हैं, जो कि खड़ी बोली का मानकीकरण रूप है, जो हमारी राजभाषा है, तब हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? शोरसैनी अपभ्रंश से। जब हम भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार हिंदी को पूर्वी और पश्चिमी हिंदी मानते हैं, तो इसकी उत्पत्ति होती है शोरसैनी और अर्धमागधी अपभ्रंश से। और जब हम हिंदी का सबसे व्यापक वाला अर्थ लेते हैं, जहाँ 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आ जाती है, तब हमारे हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है शोरसैनी, मागधी, अर्धमागधी और खस अपभ्रंश से। तो जो हमने भाषा के प्रारंभिक वीडियो में जो एक चार्ट प्रस्तुत किया था कि अपभ्रंश के किन रूपों से किन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है और इन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में से किन भाषाओं को मिलाकर हमारा हिंदी भाषा परिवार बनता है, तो वह चार्ट अब आपके काम आएगा। इस वीडियो को देखते समय आप अपने नोट्स को सामने खोलकर रखें, उस चार्ट को भी अपने सामने खोलकर रखें, तो आपको ये बात अधिक अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब देखिए, उत्तरी भारत के ये जो 10 राज्य हैं जहाँ पर हिंदी भाषा और उसकी बोलियाँ बोली जाती है और समझी जाती है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो यहाँ पर जो हिंदी भाषा और उसकी बोलियाँ समझी जाती है, बोली जाती है, तो इस प्रदेश को हम किस नाम से जानते हैं? हिंदी भाषा प्रदेश। शुद्ध रूप से हिंदी भाषा मेरठ में बोली जाती है। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। यहाँ हिंदी भाषा से तात्पर्य है खड़ी बोली से। खड़ी बोली शुद्ध रूप से मेरठ में बोली जाती है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। सिंधु नदी के प्रभाव से भारत में आने जाने वाले ईरानी नागरिकों ने, जो फारसी बोलते थे, भारत को सिंध या हिंद कहा और जो बाद में ई प्रत्यय जुड़ने से हिंदी शब्द बन गया। तो हमें यहाँ यह याद रखना है कि हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। सिंधु नदी, तो ये जो ईरानी लोग थे या ईरानी नागरिक थे, तो वो क्या करते थे? सै को है बोलते थे। यह प्रवृत्ति हम मारवाड़ी में भी देखते हैं। हमारे राजस्थान में मारवाड़ी बोलने वाले भी सै को है बोलते हैं। जैसे सड़क को वो बोल देंगे हड़क, इस प्रकार सांचोर को हांचोर। इस प्रकार आप अपने आसपास देखते हैं कि सै को है उच्चारित करने का प्रचलन है। तो जो ईरानी नागरिक थे उनका भी क्या था कि सै को है बोलते थे, तो उन्होंने सिंधु नदी को किस नाम से पुकारा? हिंदू। और जो सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र था या आसपास जो लोग रहते थे उनको क्या कहा? हिंदी। अर्थात जो हिंदी शब्द है प्रारंभ में भाषा के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ था। प्रारंभ में हिंदी शब्द क्षेत्र विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ था। जैसे आज भी हम पंजाब में रहने वाले लोगों को पंजाबी कहते हैं, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र के लोगों को मराठी, तो बिहार के लोगों को बिहारी बोल देते हैं। तो वहाँ हम उनको भाषा के आधार पर नहीं बोल रहे हैं, वहाँ हम उन्हें क्षेत्र विशेष के आधार पर बिहारी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी ये नाम से पुकारते हैं।
क्योंकि बहुत से लोग भाषाओं के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, वो भी क्षेत्र विशेष के कारण उन लोगों को पंजाबी, गुजराती आदि नामों से पुकारते हैं। तो ये इसका मतलब है कि वो भाषा के आधार पर ना बुलाकर क्षेत्र विशेष के आधार पर उन्हें बुलाते हैं। तो यह प्रवृत्ति बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है कि क्षेत्र विशेष के आधार पर पुकारा जाना। तो जो सिंधु नदी को उन्होंने सै को है कहने के कारण हिंदू कहा और आसपास के लोगों को क्या कहा, ईरानी नागरिकों ने हिंदी कहा। यानी प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग क्षेत्र विशेष के लिए हुआ, जो धीरे धीरे कालांतर में भाषा के रूप में प्रयुक्त होने लगा। यहाँ हमें ये याद रखना है कि हिंदी शब्द मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि ईरानी भाषा का है। लोग ईरानी थे, किंतु भाषा कौन सी थी? भाषा फारसी थी। प्रारंभ में हिंदी शब्द भारतीयों के लिए प्रयुक्त होता था, जो बाद में भाषा के संदर्भ में प्रयोग किया जाने लगा। डॉक्टर नगेंद्र ने भी हिंदी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में एक मत दिया है कि सिंधु से हिंदू बना होगा, हिंदू के पश्चात हिंद, उसके पश्चात हिंद में ईक प्रत्यय लगकर हिंदीक बना और कालांतर में हिंदीक से ही हिंदी शब्द बन गया। भाषा के संदर्भ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग सरफुद्दीन यजदी के जफरनामा, जो कि 1424 में लिखा गया था, इस पुस्तक में सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा के रूप में या भाषा के संदर्भ में किया गया है। 13वीं सदी में अमीर खुसरो ने अपने शब्दकोश खालिक बारी में हिंदवी शब्द का प्रयोग 30 बार और हिंदी शब्द का प्रयोग 5 बार किया है। ये तथ्य बताने का यहाँ उद्देश्य यही है कि प्रारंभ में हिंदवी भी हिंदी के रूप में ही प्रयुक्त होता था। अब हम बात करें हिंदी की विकास यात्रा की। हिंदी का अर्थ हमने देख लिया है कि हिंदी के 3 प्रकार के अर्थ प्रचलित हैं और तीनों ही अर्थों के दृष्टिकोण से हमने देख लिया कि अपभ्रंश के किस रूप से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अब हम बात करते हैं हिंदी के विकास क्रम की। तो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है उसे 3 कालों में विभक्त किया जाता है। तो जब हम किसी भी भाषा का विकास क्रम या किसी को भी जब कालों में विभक्त करते हैं तो उसके पीछे है कुछ विशेषताएं जो उस काल विशेष में प्रचलित थी। यानी जैसे हम आदिकाल का समय मानते हैं 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक भाषा के संदर्भ में, ये हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ रहे हैं, जहाँ इस हिंदी भाषा को 3 कालों में विभक्त किया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी, मध्यकाल का समय है 1500 से लेकर 1800 ईस्वी और आधुनिक काल का समय है 1800 ईस्वी से अब तक, यानी वर्तमान तक। तो जब हम किसी समय विशेष को एक काल विशेष का नाम देते हैं तो उसके पीछे उस समय जो भाषा में प्रवृत्तियाँ या जो भाषागत विशेषताएं थी उनको केंद्र में रखा जाता है। और जैसे ही हमें कुछ नई विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है भाषा में या भाषिक तत्वों में हमें कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है तो उस समय विशेष को हम दूसरे काल की संज्ञा देते हैं। यानी जिस समय विशेष को हमने कालों में विभक्त किया है उसमें भाषिक दृष्टिकोण से भाषिक तत्वों के आधार पर हमें हिंदी भाषा के विकास क्रम में अलग अलग परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। अब बात करते हैं हम आदिकाल की। प्रारंभिक काल में हिंदी अपनी सभी विशेषताओं में अपभ्रंश के निकट थी, क्योंकि अभी तक उसका पूर्णतया विकास नहीं हो पाया था। सामान्य सी बात है कि प्रारंभिक काल क्या था, हिंदी का अपना शैशव काल कह सकते हैं। जिस प्रकार शिशु है वो शैशव काल में अपनी सभी जो विशेषताएं हैं या जो अपने गुण हैं उनका पूर्ण रूप से वह विकास नहीं कर पाता है, तो यह भी हिंदी का शैशव काल था। तो इस समय सभी विशेषताओं में हिंदी किससे प्रभावित थी? अपभ्रंश से, क्योंकि अपभ्रंश से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश और हिंदी में माँ बेटी का संबंध हो गया है। जिस प्रकार बेटी अपनी माँ से प्रभावित होती ही है, उसी प्रकार हिंदी भी अपनी विशेषताओं में अपभ्रंश से प्रभावित थी। और चूंकि यह इसका शैशव काल था तो अभी तक हिंदी की जो विशेषताएं हैं उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ऐ और औ अवहट की स्थिति से ही शामिल हो गए थे।
अपभ्रंश और अवहट, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि अपभ्रंश के पश्चात हिंदी के उद्भव तक का जो समय है जिसमें कुछ भाषिक विशेषताओं में परिवर्तन हो रहा था, वह स्थिति जब भाषा का स्वरूप स्थिर नहीं था, वह अवहट कहलाता है। और उस अवहट में ये दो नए स्वर ऐ और औ आ गए थे, यश भाषा में शामिल हो गए थे। च, छ, ज, झ स्पर्श व्यंजन से स्पर्श संघर्षी हो गए थे। ये अपभ्रंश में क्या थे? च वर्ग के व्यंजन स्पर्श व्यंजन थे। जो हमारे क वर्ग से लेकर मैं वर्ग तक है, ये पांचों वर्ग क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ये उच्चारण की बात है। स्पर्श व्यंजन का तात्पर्य है कि जब इन व्यंजनों के उच्चारण में जो उच्चारण स्थल है परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं इन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जीभ अन्य उच्चारण स्थलों को स्पर्श करती है। जैसे च, छ, ज, झ में जीभ है जो तालु को स्पर्श करती है। तो ये अपभ्रंश में क्या थे? स्पर्श व्यंजन थे। किंतु आदिकालीन हिंदी में ये स्पर्श संघर्षी हो गए। स्पर्श संघर्षी से मतलब है कि जो जीभ है वो तालु का स्पर्श तो करती है, किंतु जब स्पर्श करती है तो वो पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं कर पाती है, बल्कि थोड़ा सा अंतर रह जाता है, जिसके कारण हवा जीभ और तालु के बीच में से संघर्ष करते हुए घर्षण के साथ बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी नाम दिया गया है। तो ये च वर्ग के व्यंजन जो अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, आदिकालीन हिंदी में आकर स्पर्श संघर्षी बन गए। स, र, ल, न ये दंत्य ध्वनियाँ थी अपभ्रंश में, और आदिकालीन हिंदी में ये वर्त्स्य ध्वनियाँ बन गई, अर्थात मसूड़ों से जिनका उच्चारण किया जाता हो। द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ का भी अस्तित्व आदिकालीन हिंदी में मिला। इस पे ध्यान दीजिए, ड़ और ढ इन दोनों के नीचे बिंदी लगाई हुई है जिसे हम नुक्ता कहते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि ये ड़ क वर्ग में आने वाला पंचम वर्ण नहीं है। क, ख, ग, घ, ङ यह होता है सही उच्चारण, जिसे हम त्रुटिवश ऐसे बोलते हैं क, ख, ग, घ, ड़। नहीं, ये गलत उच्चारण है। क वर्ग में जो पंचम वर्ण है उसे ङ, क, ख, ग, घ, ङ ऐसे बोलना होता है। और ये जो ड़ है, ये जो ट वर्ग में ड आता है उसका द्विगुण रूप है, और इसी प्रकार ये ढ भी ट वर्ग के ढ का द्विगुण रूप है। तो ये जो ड़ और ढ द्विगुण व्यंजन है हिंदी के, ये आदिकालीन हिंदी में ही शामिल हो गए थे। भाषा वियोगात्मक होने लगी थी, इस पर और चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नपुंसक लिंग समाप्त हो चुका था, वचन भी दो ही शेष रहे। आदिकालीन हिंदी में तद्भव व देशज शब्दों की प्रधानता थी। ये अपभ्रंश का ही प्रभाव है। हमने देखा कि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ। उसका रूप क्यों बिगड़ा? क्योंकि उसने जो लीक से हटकर भाषा थी उसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता नहीं थी, अपितु उसने तद्भव और देशज शब्दों को अपनाया। इसी कारण उसका रूप बिगड़ा और उसे अपभ्रंश का नाम प्राप्त हुआ, या वह एक नई भाषा के रूप में विकसित हुई। तो यही आदिकालीन हिंदी में हमें अपभ्रंश का प्रभाव ही था, क्योंकि उसकी विशेषताएं अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई थी। इसलिए अपभ्रंश के प्रभाव के कारण ही आदिकालीन हिंदी में भी तद्भव और देशज शब्दों की प्रधानता थी। भक्ति आंदोलन के आचार्यों के प्रभाव से संस्कृत के तत्सम शब्द भी बढ़ने लगे। अरबी फारसी के संपर्क से कुछ नए शब्द भी रूपांतरित होकर हिंदी में आए। अब देखो, हिंदी भाषा तो शुरू से ही क्या रही है? लचीली भाषा, जो अन्य भाषाओं के शब्दों को हमेशा ही स्वीकार करती रही है। तो अरबी फारसी के संपर्क से भी बहुत से नए शब्द हिंदी में रूपांतरित होकर आ गए थे। क्यों आए? क्योंकि उस समय क्या था? मुगल काल था, जो मध्यकाल था। तो मुगल काल में दरबारों की भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा थी। तो जब जो फारसी दरबारों की भाषा थी, जिसे कह सकते हैं कानून की भाषा थी, सरकार की भाषा थी, तो स्वाभाविक रूप से यह स्वाभाविक ही है कि अरबी फारसी के संपर्क से हिंदी में नए शब्दों का आना निश्चित ही था। आदिकालीन हिंदी में जो साहित्य लिखा गया वो डिंगल
मैथिली, पुरानी अवधी और पुरानी ब्रज भाषा में मिलता है। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में कविताएं लिखी। अब बात करते हैं हम मध्यकाल की। मध्यकाल का समय 1500 से 1800 ईस्वी। मध्यकाल में हिंदी व उसके परिवार का स्वरूप स्पष्ट होने लगा तथा उसकी प्रमुख बोलियां विकसित होने लगी। मुख्यतः खड़ी बोली, अवधी और ब्रज, ये 3 रूप सामने आए। अब क्या है, धीरे धीरे अपभ्रंश का प्रभाव कम होने लगा और हिंदी भाषा अपने बलबूते पर खड़ी होने लगी। आदिकाल में क्या था, हिंदी पर अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव था, किंतु मध्यकाल तक आते आते अपभ्रंश के प्रभाव से हिंदी मुक्त होने लगी। इसके कारण हिंदी और उसकी जो बोलियां थी उनका स्वरूप स्पष्ट रूप से हमारे सामने आने लगा और जो खड़ी बोली, अवधी और ब्रज, ये 3 बोलियां व्यापक रूप से विकसित होकर हमारे सामने आई। अरबी फारसी के प्रभाव से क, ख, ग, ज, फ हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। इन पे भी ज़रा ध्यान दीजिए। ये जो 5 व्यंजन लिखे हुए हैं, इनके नीचे बिंदी लगी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, नुक्ता। ये फारसी लिपि की विशेषता है कि फारसी लिपि में वर्णों के नीचे नुक्ता लगाया जाता है। तो ये क्या है, हिंदी में भी प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त होने लगे। हिंदी में जो पहले से ही वर्णमाला में क, ख, ग, जैफ है, ये थे, किंतु नुक्ता युक्त नहीं थे। जब हिंदी में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग बढ़ गया, जब अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग हिंदी में बढ़ने लगा, तो उन शब्दों के उच्चारण के लिए इन नुक्ता युक्त इन नए व्यंजनों का भी हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया। जैसे जब हम जीवन शब्द बोलते हैं तो हम यहाँ हिंदी के जय का प्रयोग कर रहे हैं, और किंतु जब हम जिंदगी बोलते हैं तो यहाँ हम ये जो अरबी फारसी का जय है, इसका प्रयोग कर रहे हैं। उच्चारण में अंत्य आकार का लोप होने लगा। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है और समझने वाली बात है। अंत्य, अंत्य का मतलब है अंत में आने वाला। अकार यानी अंत में आने वाला अ, इसका क्या है, लोप होने लगा। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे उच्चारण करके देखिए आप भी, राम। अब मैंने जो राम शब्द का उच्चारण किया है, आप भी करके देखिए क्या हो रहा है। जैसे ही हम राम का उच्चारण करते हैं, हमारा मुख बंद हो जाता है। और हमने यह पढ़ा है कि राम में क्या है, मैं के साथ ए स्वर छिपा हुआ है, यानी इसका उच्चारण होना चाहिए राम, क्योंकि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख खुला रहता है, किंतु यहाँ राम का उच्चारण करते समय तो हमारा मुख बंद हो रहा है। इसका मतलब जो राम शब्द में ए छुपा हुआ है, हम उसका उच्चारण करते ही नहीं हैं। तो यही विशेषता हमें मध्यकाल में दिखाई देती है कि उच्चारण में अंत्य आकार का लोप होने लगा, यानी हम राम ऐसा उच्चारण न करके कैसे उच्चारण करने लगे, राम। ये मैंने लिखा भी है, जो राम लिखा है इसमें तो क्या है, राम, यानी ए स्वर छिपा हुआ है, और इसका उच्चारण अब हम कैसे करने लगे हैं, राम, यानी मुख बंद हो रहा है। अर्थात जो अंत में आने वाला ए स्वर है, उसका हम उच्चारण में अब प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और अंत्य आकार ही क्यों, जो मध्य में भी आकार आ रहा है, यानी शब्दों के मध्य में भी जहाँ ए स्वर का प्रयोग हो रहा है, उसका भी उच्चारण में लोप होने लगा है। जैसे हम सामान्यतः क्या उच्चारण करते हैं, गलती, जबकि उच्चारण क्या होना चाहिए, गलती। ऐसे ही जनता, और उच्चारण क्या होना चाहिए था, जनता, यानी जनता। इसमें भी न में क्या है, ए स्वर है, किंतु लोप करके हम कैसा उच्चारण कर रहे हैं, जनता। ये सब क्या है, हमारे मुख सुख की प्रवृत्ति के कारण, यानी जो हमें सरल लगता है हम वैसा ही उच्चारण करने लगते हैं। यह एक मानवीय स्वभाव है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है हिंदी भाषा की, और यह विशेषता है हमें मध्यकाल में देखने को मिलती है। व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होने लगी, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुई, हालांकि पहले की तुलना में अब शुद्ध होने लगी। वाक्य रचना फारसी से प्रभावित होने लगी, विशेषकर कि का प्रयोग।
अन्य भाषाओं के शब्द भी हिंदी में आए। फारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो आदि भाषाओं के शब्द भी हिंदी में आ गए थे। आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक। अब ये जो क, ख, ग, ज, फ ये हैं जो मध्यकाल में इनका प्रयोग काफ़ी अधिक प्रचलन में आ गया था। आधुनिक काल में इनके प्रयोग में कमी आई। आधुनिक काल तक आते आते क्या है, अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ गया था। अब मुग़ल काल की समाप्ति हो चुकी थी। अब फ़ारसी दरबार की भाषा नहीं रही थी, तो अरबी फ़ारसी का प्रभाव कम हो गया। अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ा तो भाषा के रूप में भी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बढ़ने लगा। तो अब जो हिंदी भाषा है वो अंग्रेजी भाषा से प्रभावित होने लगी। इसी कारण क, ख, ग, ज, फ इनके प्रयोग में कमी आ गई। अंग्रेजी के प्रभाव से ओ ध्वनि का समावेश हिंदी में हुआ, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज इत्यादि। ड्रै, ट्रै जैसे नए संयुक्त व्यंजनों का प्रचलन भी बढ़ा, जैसे ड्रम, ड्राइवर, ड्रिल आदि। अब हिंदी की वाक्य रचना अंग्रेजी से प्रभावित होने लगी। उच्चारण में शब्दांत ए का पूर्णतया लोप हो गया। जो मध्यकाल की महत्वपूर्ण विशेषता है कि अंत्याकार या शब्दांत ए एक ही बात है, इसका अब पूर्णतया लोप हो गया और अब हम राम ऐसा उच्चारण कदापि नहीं करते हैं, हम राम ऐसा ही उच्चारण करने लगे हैं। भाषा पूर्ण रूप से वियोगात्मक आधुनिक काल में आकर हो चुकी है। हिंदी का व्याकरणिक रूप स्थिर हो गया है और हिंदी शब्दावली में तेजी से वृद्धि हुई है। हिंदी शब्द भंडार में तकनीकी व पारिभाषिक शब्दों की भी अत्यधिक वृद्धि हुई है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़े, इसके लिए नए नए तकनीकी और पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया गया और इस प्रकार हिंदी शब्द भंडार में इन शब्दों की अत्यधिक वृद्धि आधुनिक काल में आकर हुई है। कुछ 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य हम और देख लेते हैं। हिंदी का आधार सामान्यतः खड़ी बोली को माना जाता है। मुख्य रूप से जो खड़ी बोली है, क्योंकि खड़ी बोली को ही मानकीकृत करके राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, तो सामान्य रूप से खड़ी बोली ही हिंदी का आधार है। परंतु कुछ विद्वान ऐसे हैं जो अन्य भाषाओं या बोलियों को हिंदी का आधार बताते हैं, जैसे कोलब्रुक ने कन्नौजी, स्टाविक में मोहम्मद हुसैन ब्रज भाषा को, महमूद हसन खां हरियाणवी को हिंदी का आधार मानते हैं। यहाँ हिंदी के फिर से 3 अर्थ संक्षेप में लिखे गए हैं कि साहित्य इतिहास के दृष्टिकोण से बात करें तो 5 उपभाषाएं व 17 बोलियां हिंदी कहलाती है। ग्रियर्सन की बात करें तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 2 उपभाषाएं, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, और उनकी 8 बोलियां ही हिंदी है। और राजभाषा के रूप में देखें तो राजभाषा के रूप में खड़ी बोली के मानक रूप को ही हिंदी कहा जाता है। तो यहाँ हमने हिंदी के तीनों प्रकार के अर्थ देख लिए हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति देख ली है कि तीनों प्रकार के अर्थ के दृष्टिकोण से अपभ्रंश के किन रूपों से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। फिर हमने हिंदी का अर्थ देख लिया है, हिंदी शब्द का अर्थ देख लिया है, फारसी भाषा का शब्द है इत्यादि। फिर हमने हिंदी भाषा के विकास क्रम की बात की है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, जिसमें भाषागत क्या क्या परिवर्तन हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलते हैं। और देखा जाए तो मेरे दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है या पूछे जाने की संभावना है। बड़े क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी भाषा का उद्भव व विकास, यह हमारा एक निबंधात्मक प्रश्न बनता है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। और लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करें तो किसी काल विशेष पर अलग से छोटी टिप्पणी भी पूछी जा सकती है। आज के वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।